एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, एट्रोसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पार्लियामेंट में कैसे एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 46 में आयोग को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। आप सभी को पता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग इतने कमजोर है कि पुलिस का सामने खड़ा हो नहीं पाते, अपना बात सही से रख नहीं पाते, क्योंकि बहुजन समाज का लोग आज भी शासन प्रशासन सेक्टर में उनका ना के बराबर है। थाने में जाओ, थाने में दारोगा बहुजन समाज का नहीं होता। जब भी होता है तो वो एक उनका सोच और उनका विचार मनुवादी सोच हो जाता है, इसलिए वो मदद कर नहीं पाता। और दूसरा चीज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस स्टेशन से लेकर जुडिशियरी तक बहुजन समाज को सताया जाता है। इसलिए एट्रोसिटी कानून को बनाते वक्त पार्लियामेंट ये सोचा कि जो आयोग एट्रोसिटी केस को इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, उनका अनुसंधान प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए उनका कुछ कर्तव्य दिया गया है। जब वो उनका कर्तव्य को सही से पालन नहीं करता, अपना ड्यूटी सही से नहीं निभाता, तो उनका खिलाफ केस होगा। एट्रोसिटी केस उनका खिलाफ भी होता है और सर्विस कोड के तहत उन्हें पनिशमेंट मिलता है। साथियों, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आईपीसी के सेक्शन 20 में आता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 308 से 311 तक बताता है आपका पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पब्लिक को सुरक्षा देना। आज भारत का हर कोई सिटीजन को यह पता चल गया है कि पब्लिक सर्वेंट यानी गवर्नमेंट सर्वेंट वो तनख्वाह लोगों का टैक्स से लेता है, यानी लोगों ही उन्हें तनख्वाह देते हैं। जो मालिक का पैसा से टैक्स तनख्वाह लेता है, उनका ड्यूटी क्या होना चाहिए? मालिक को सुरक्षा करना चाहिए। देश का मालिक कौन है? असलियत में देश का मालिक है, देश का सिटीजन है। ये भारत का संविधान बताता है। इसलिए 5 साल में एक बार मालिक अपना सर्वेंट चुनता है। जैसे इलेक्शन प्रोसीजर होता है, इलेक्शन प्रोसीजर में एमएलए एमपी चुना जाता है। स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये लोगों का हित के लिए कानून बनाते हैं। वो कानून भी सिटीजन का, कॉमन सिटीजन का हित के लिए। ऐसे ही एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 46 में एक पार्ट है जो 1989 में पार्लियामेंट में बनाया गया। पार्लियामेंट का उद्देश्य ये था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को भरपूर सुरक्षा मिले, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर आए वो एट्रोसिटी केस का इन्वेस्टिगेशन करते वक्त दादागिरी कर ना पाए। फिर भी आज दादागिरी होता है। आज दादागिरी होता है। वर्दी में जब 3 स्टार लग जाता है ना, 3 स्टार प्लस वाला एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब डीएसपी लेवल का ऑफिसर, वो खुद को महाराज समझता है, वो खुद को ऑल इन ऑल समझता है, उनका पावर ज्यादा इस्तेमाल करता है और कभी कभी पावर का नशा में वो एट्रोसिटी एक्ट का खिलाफ कर जाता है। तो ऐसे एट्रोसिटी एक्ट को खिलाफ करने वाले ऑफिसर को क्या सजा होना चाहिए? सर्विस कोड का वायलेंस, एट्रोसिटी एक्ट का वायलेंस, वायलेशन ऑफ द सर्विस कोड, मिनिमम पनिशमेंट सस्पेंड एंड मैक्सिमम पनिशमेंट डिसमिस। डिसोबीडियंसी एंड नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी में जब सर्विस कोड में फंस जाता है, उनका बीपी हाई हो जाता है। इसलिए मेरे बहुजन समाज, आपको डरने की बात नहीं है। वो सर्विस कोड का अंदर में बंधा हुआ है और एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले फूक फूक के उन्हें कदम उठाना चाहिए। जब बहुजन समाज का लोग इतनी ही बात समझ जाएंगे ना, वो आयोग जो दादागिरी करता है ना इन्वेस्टिगेशन पीरियड में, अपना मनमानी करके वो रिपोर्ट लिखवाता है ना, वो कर नहीं पाएगा, वो कभी भी कर नहीं पाएगा। आइए मैं आप लोग को बताता हूँ 46 एट्रोसिटी एक्ट का 4 + 6 क्या बताता है। आयोग का कर्तव्य है उच्च प्राथमिकता पर अनुसंधान पूर्ण करना होगा। उनका इन्वेस्टिगेशन उच्च प्राथमिकता, साइंटिफिक वे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कोई भी एविडेंस नेग्लिजेंस किया, कोई भी एविडेंस को रिकॉर्डिंग करने के लिए, कोई भी एविडेंस बनाने के लिए जब उनका नेग्लिजेंसी सामने आता है, तो नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी में वो फंसता है। साथियों, सर्विस कोड में नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी एक ऑफेंस है।
आयोग को एट्रोसिटी एक्ट तो बनेगा जब वो सवर्ण व्यक्ति ऐसा नेग्लिजेंसी कर रहा है। दूसरा, उनको और एक प्रहार खाना पड़ेगा, वो है नेग्लिजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूटी। पब्लिक का सेवा करना गवर्नमेंट ड्यूटी होता है। वो जब नेग्लिजेंसी मतलब वो इन्वेस्टिगेशन उनका साइंटिफिक नहीं हो रहा है, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, सीआरपीसी को सही से फॉलो नहीं कर रहा है, स्पेशल एक्ट को वायलेशन कर रहा है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है, ये कानून स्पेशल है, इसीलिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, स्पेशल केयर करने के लिए कानून बनाया गया है। जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को स्पेशल केयर नहीं करेगा, अपना मनमानी में इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन टाइम में पीड़िता को दबाव डालेगा और जो 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 एक्यूज है उन्हें मदद करेगा, ऐसे ऑफिसर को समझो उनका नौकरी गया, सस्पेंड सुनिश्चित है। इसीलिए तैयार रहिए, कोर्ट में ये सब बताना आपको जरूरी है, क्योंकि हर स्टेप में कोर्ट आपको नोटिस करता है। बिना नोटिस से ना बेल हियरिंग हो पाएगा, ना कोई भी केस का एविडेंस हियरिंग कर पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। एट्रोसिटी एक्ट इतना खतरनाक कानून है, इसीलिए बहुत सारे लोग एट्रोसिटी एक्ट को डरते हैं। तो आयोग सबसे इंपोर्टेंट काम है उनका उच्च प्राथमिकता पर अनुसंधान पूर्ण करेगा, यानी उच्च प्राथमिकता का मतलब साइंटिफिकली, इनका इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिकली होगा। एविडेंस कलेक्शन करना, कोर्ट में बनाना, लोकल एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना, एट्रोसिटी हुआ और मर्डर हुआ तो कैसे साइंटिफिकली सैंपल कलेक्शन करना, सीजर कैसे करना, ये तमाम विषय यहाँ बनता है। तो इसीलिए उनको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करना होगा, नहीं तो वो ऑफिसर समझो फंस जाएगा। अनुसंधान पूर्ण होने पर पुलिस एसपी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। वो जो अनुसंधान व्यक्ति जो जो आयोग अनुसंधान करता है, अनुसंधान पूर्ण हो जाने पर पुलिस एसपी को वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करके दे देना, क्योंकि ना एसपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। प्रशासन को रिपोर्ट देगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट देगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट आएगा, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट बनते ही मुआवजा दिया जाता है। वो मुआवजा का मनी रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी को देना, और एक कॉपी जरूरत होगा तो वेलफेयर डिपार्टमेंट को तुरंत भेजना। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होते ही वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नीचे एक ऑफिसर होता है, इसको डीडब्ल्यू कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। वो ऑफिसर के तहत ये रिपोर्ट जाता है और गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद उनका मुआवजा रिलीज होता है। क्योंकि ना एट्रोसिटी एक्ट ऐसे बताता है, एफआईआर होते ही, जिस दिन एफआईआर होता है तुरंत उन्हें 25% मुआवजा देने के लिए शासन प्रशासन मजबूर हो जाते हैं। जब ऐसा नेगलेक्ट हो रहा है तो सोचिए ये एट्रोसिटी एक्ट का वायलेशन हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट का वायलेशन हो रहा है। साथियों, ऐसा नेगलेक्ट हो रहा है तो आपका इलाका में, तो आप तुरंत कलम उठाइए, तुरंत कलम उठाइए, अपना ताकत कानूनी प्रक्रिया से जाहिर कीजिए, ताकि मनोवादी सोच रखने वाला का धज्जिया उड़ जाएगा। तो आपको 2 दिन भूखा भी रह जाइए, लेकिन आपका बच्चा को स्कूल भेजिए, ताकि वो आने वाला कल पढ़ लिख कर एक एडवोकेट, अच्छा एडवोकेट बने, अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बने, अच्छा पॉलिटिशियन बने और बहुजन समाज को बचाने की लड़ाई लड़ सके। बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए कहा करते हैं, आपका लड़ाई में हार सुनिश्चित है जब आप बिना पढ़ाई के जा रही है। आप प्रिपरेशन होके ही लड़ना बहुत अच्छा है। आधा अधूरी ज्ञान कभी भी हमें हमारा लड़ाई में साथ दे नहीं पाएगा। आयोग जब इन्वेस्टिगेशन करता है, उस पीरियड गवाही को बयान लेते समय गरिमापूर्ण व्यवहार करना है। जब वो एट्रोसिटी एक्ट का अनुसंधान कर रहा है और गवाह एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, एविडेंस का टाइम में विटनेस का बयान ले रहा है, ऐसे टाइम में उनका लैंग्वेज सही होना चाहिए, उनका व्यवहार सही होना चाहिए, डिग्निटरी एनवायरमेंट होना चाहिए, गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पुलिस दादागिरी नहीं चलेगा, जो दादागिरी करके जो बेबामौके ऐसे कुछ भाषा यूज करते हैं, लैंग्वेज, थर्ड क्लास लैंग्वेज, अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज जो पुलिस ऑफिसर करता है, रिकॉर्डिंग करके रखिए ताकि हम कोर्ट में पेश कर सके। ऐसे लोगों को नाका मतलब उनका चेहरा को हटाना बहुत जरूरी है। चेहरा हटाने के लिए हर वक्त आपका मोबाइल को इस्तेमाल करना सीखिए,
आप एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीद रहे हैं तो इनको सही इस्तेमाल कीजिए ताकि ऐसे लोगों का दादागिरी तो खत्म हो जाए। यहाँ 46 एट्रोसिटी एक्ट कहता है जब आयोग केस इन्वेस्टिगेशन करता है और वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, एविडेंस का बयान रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे समय में उनका व्यवहार गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो डरने की बात नहीं है, उन्हें बता दीजिए सर एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 4 क्लॉज 6 आयोग का कर्तव्य बताता है, आप अपना कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, यानी सर्विस कोड वायोलेशन के साथ साथ एट्रोसिटी हो रहा है, एट्रोसिटी को भी एक्ट को भी आप वायोलेशन कर रहे हैं, इसीलिए आपका खिलाफ एफआईआर बनता है। ऐसे बताने से आयोग सही से काम करेगा। जब पीड़ितों का आश्रित रहते हैं, उनका घरवाला का गवाही ले रहा है, पीड़िता का आश्रित का गवाही ला रहा है, उनको डराना धमकाना ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा हो रहा है तो तुरंत उनका खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना है। आयोग कभी भी पीड़िता का आश्रित को गवाही को डराने या धमकाने के लिए सूचना मिलता है तो तुरंत रिपोर्ट दर्ज कीजिए। आयोग इसे धमका रहा है या कोई भी व्यक्ति धमका रहा है तो स्पेशल कोर्ट में तुरंत लिखित दे दीजिए ताकि उन्हें बेल नहीं मिलेगा, आपको सुरक्षा भी मिलेगा। पुलिस को भी लिखित दे दीजिए, कोर्ट को भी लिखित दे देना बहुत जरूरी है। केस नंबर डालकर फलाना केस वर्सेस फलाना स्टे केस नंबर में ऐसा एफआईआर फॉरवर्ड हुआ है, वर्तमान तक ये व्यक्ति मुझे धमका रहा है, डरा रहा है, गवाह को चेंज करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, मोटिवेट करने के लिए दबाव डाल रहा है, ऐसे लिख के देने की अधिकार आपका पास है। एफआईआर का प्रति कॉपी जो पीड़िता व्यक्ति है उनको तुरंत चिकित्सा करना आयोग का रिस्पांसिबिलिटी बनता है। उनको चिकित्सा करना और इमीडिएट उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करना तथा उनका मेडिकल रिपोर्ट को सही से कलेक्ट करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल चिकित्सा करना और मेडिकल रिपोर्ट को साइंटिफिकली कलेक्ट करना ताकि एविडेंस मजबूत हो सके, ये आयोग का रिस्पांसिबिलिटी होता है। कभी कभी आयोग एक काम नहीं करता है, मेडिकल रिपोर्ट सही से कलेक्ट नहीं करता, पीड़िता को धमकाता है, मेडिकल जाने के लिए रोकता है, तो ऐसे आयोग को छोड़ना नहीं, ऐसे आयोग को छोड़ना नहीं। वो नौकरी किसके लिए कर रहा है? वो नौकरी पब्लिक के लिए कर रहा है। उनका तनख्वाह कौन दे रहा है? पब्लिक का टैक्स से दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ऐसे नेग्लिजेंसी ये कभी भी एक्सक्यूजेबल नहीं है। ऐसे ऑफिसर के खिलाफ तुरंत आप लोग अपना कलम और अपना मोबाइल उठाकर एविडेंस रखिए और इन लोगों के खिलाफ जाइए, ताकि दोबारा जब एट्रोसिटी एक्ट का इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफिसर सोचेगा, सवर्ण को हेल्प मदद करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उनका नौकरी का सवाल होता है। जब नौकरी का प्रेशर आता है तो कोई भी ऑफिसर अपना ड्यूटी सही से डिस्चार्ज करता है। एफआईआर का प्रति कॉपी निःशुल्क सूचनाकर्ता को देना पड़ता है। ये किसका रिस्पांसिबिलिटी है? आयोग का रिस्पांसिबिलिटी है। जब भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो रजिस्ट्रेशन का प्रति कॉपी इंफॉर्मेंट को फ्री एंड कंपल्सरी देना बहुत जरूरी है साथियों। कभी कभी पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या कॉपी भी नहीं देता है। ऐसा कर रहा है तो दो चीज यहाँ वायोलेशन हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट का वायोलेशन हुआ और उनका राइट को भी हनन किया गया, जो आर्टिकल 21 में लिखा गया है, और आर्टिकल 19 को भी वायोलेशन होता है। यानी फंडामेंटल राइट को डिग्रेडेशन करने वाला ऑफिसर को सजा क्या होना चाहिए? आपको समझ में आ गया तो आ रहा है। ऐसे ऑफिसर को एक कानूनी पाठ पढ़ाना अब हर कोई सिटीजन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए साथियों मेरा बार बार निवेदन है आपको, हे मेरे बहुजन समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोग 2 दिन भूखा रह जाइए, लेकिन आपका बच्चा को स्कूल जरूर भेजिए ताकि वो पढ़कर आगे बढ़े, देश का कानून को समझे और हमारा लड़ाई आपका लड़ाई वो भी लड़ सके। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज बद से बदतर जिंदगी जिएगा। अभी तो हमारा हालत क्या है आप सब लोग को पता है। पीड़िता को राहत राशि विधि अनुसार नियमित समय पर मिलने का संपादना कार्य करना आयोग का रिस्पांसिबिलिटी है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आयोग का और एक रिस्पांसिबिलिटी होता है जो मुआवजा राशि मिलता है
कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 8 लाख, कहीं 4 लाख एट्रोसिटी केस में, वो पैसा सही वक्त पर कैसे मिलेगा, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग को बता दूं, कुछ केस पर एफआर होते ही 25% पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, 25% मुआवजा मिलता है। कुछ केस पर मेडिकल रिपोर्ट आते ही 50% मुआवजा मिलता है, और ऐसा कुछ केस है जहां 10% होता है। मतलब मिनिमम 25,000 से 50,000 रुपया एफआर का टाइम में पीड़िता को मिलता है। वो पैसा कैसे मिलेगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोग का है। सुचारू रूप से अपना सूचना वो देगा, किसको देगा, आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी को देगा, आवश्यक कार्रवाई के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी देगा, और ये बात पीड़िता को भी बताएगा। उनका उनका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पीड़िता को बचाना, पीड़िता को मदद करना। साथियों, आपको कोई प्रश्न, डाउट है तो हमारा ग्रुप को कांटेक्ट कीजिए, और आपका इलाका में होने वाला एट्रोसिटी को रोकने के लिए मदद कीजिए। आपका हेल्प आप ही कर सकते हैं, इसीलिए कानूनी जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है, और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।